कैसे हो सब भाई? बढ़िया। एकदम। स्टार्ट करें, कहाँ पे छोड़ा था हमने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया आगे। चलो भाई। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें 2-3 न्यूमेरिकल कराए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर मिक्सचर आता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक। बढ़िया बढ़िया प्रतीक, बढ़िया एकदम। भाई वीडियो ऑन कर लो सारे, ताकि हम बढ़िया से अच्छे से पढ़ सके। मोहित कैसे भाई? बढ़िया। आ रहे हैं? ठीक है, सही चल रही है पढ़ाई? चलो भाई देखो, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करता हूं, तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए थे जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ सीखा था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 24U हीलियम। इसका आंसर दे दो बेटा एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, फटाफट करो और मुझे बता देना कि हो गया, ऐसे हैंड रेस कर देना। हो गया? किसका हो गया बेटा? एकता का हो गया? कर रहे हो? विकांशु का आंसर आ गया, जतिन का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा देखो ध्यान से समझना, मैं इसका एक और क्वेश्चन बना के दे रहा हूं तुम्हें, ताकि ज्यादा क्लियर हो पाए। अब देखो दोनों में फर्क क्या दे दिया मैंने। एक में मैंने बोल दिया 24U, एक में बोल दिया 24 ग्राम। दोनों में फर्क क्या होगा? बहुत सिंपल सा फर्क है। आंसर में छोटू सा चेंज आएगा, छोटू सा नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन देखने में छोटा सा लगेगा। तो ध्यान से देखना सारे। मुझे पता है 14U हीलियम दे रखा है, तो एक बात ध्यान से नोट बना के लिख लो, ये नोट बहुत काम आएगा। कभी भी अगर वेट, ठीक है, अगर वेट या मास, ठीक है, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात है। ठीक है, अगर वेट एएमयू में गिवन है ना, अगर वेट एएमयू में गिवन है, मतलब वो बहुत कम मास है, ऑब्वियस सी बात है। एक एएमयू तो 10 रेज़ टू पावर कितना होता है? -24 ग्राम, मतलब बहुत छोटा है। तो कभी भी अगर वेट एएमयू में गिवन हो, हमेशा क्या करेंगे हम इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर इट विद वेट ऑफ वन एटम। बेटा ये मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, ताकि तुम्हें हट जाए, मतलब क्लियर रहे कि हमें कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच समझा रहा हूं। अब उसने मुझे 24U दे दिया, तो अब मैं
एक एटम के वेट से उसको कंपेयर करूंगा। मुझे बताओ मेरा 4u जो होता है वो वेट वो कितने एटम्स का होता है हीलियम के? 1 एटम का। बताओ हाँ या ना? ठीक है, तो अगर 4u 1 एटम का है तो 1u कितने का होगा? 1/4। तो 24u कितने का हो जाएगा? 1/4 इंटू 24। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 6 एटम्स। समझ रहे हो? ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक एटम का वेट अगर 4u है तो 24u के अंदर मेरे 6 एटम्स आएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैंने ये वाला नोट बना के लिखा है, जिसको ध्यान से। लेकिन अगर मुझे वेट ग्राम्स में गिवन है, किसमें गिवन है? ग्राम्स में। ठीक है, अगर वेट ग्राम्स में गिवन है तो मैं सिंपल उसको कन्वर्ट कर दूंगा मोल्स में। किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? मोल्स में। बेटा मैं हर एक जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें कुछ लॉजिक है, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा के हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि हर क्वेश्चन में तुम कुछ सीखो। अब देखो, जैसे मेरा यहाँ पर 24 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पर क्या खेला खेलना है? सिंपल है। देखो, मेरा मोल है राजा, ये है मेरा इधर मास, इधर है मेरा नंबर मतलब पार्टिकल्स। मुझे कहां से कहां जाना है? मुझे 24 ग्राम मतलब मैं मास पे बैठा हूं, मास से मुझे नंबर पर जाना है। उसने मेरे से नंबर ही तो पूछा, देखो नंबर। तो मुझे पहले मोल से जाके मोल बाबा को जाके प्रणाम करना पड़ेगा। मोल बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। मोल बाबा कहेगा वत्स आजा, तू मेरे को पहले निकाल, तू मोल्स को निकाल, मैं तेरी हेल्प करूंगा नंबर निकालने में। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा गिवन मास बाय मोलर मास भी मोल्स होता है, और गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर भी मोल्स होता है। तो देखो, इनडायरेक्टली अब मैं इन दोनों को ही कंपेयर कर सकता हूँ। मतलब ये जो मोल है ना, मोल मोल अपना जो राजा है, उसने मुझे रास्ता दिखाया मुझे कहां पर जाना है। मतलब अब हो गया क्वेश्चन तो अपना। देखो, अगर ये मेरे दोनों इक्वल है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो गिवन मास कितना हो गया? 24। ठीक है, तो गिवन मास कितना हो गया? 24। मोलर मास होता है 4, इक्वल टू n निकालना है भाई n। तो आंसर कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 6n। देखो आंसर में एक स्लाइड चेंज आया, स्लाइड देखने के लिए स्लाइड देखो, यहां पर मेरा n आ रहा है साथ में, यहां पर मेरा कुछ भी नहीं आ रहा। कहां भाग गया? देखो यहां कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब यहां कुछ भी नहीं है। मतलब बस फर्क क्या आ गया? यहां पर 6 मतलब 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और यहां पर खाली 6। तो फर्क देख रहे हो कितना है? मतलब 23 टाइम्स कुछ फर्क आ गया, 6 इंटू 23 टाइम्स 10⁻5। ठीक है, तो बस आंसर के अंदर यही फर्क आएगा, बाकी कंसेप्चुअली दोनों बिल्कुल अलग हो गए। बेटा क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बताओ सबको क्लियर है? तो कभी भी एएमयू में गिवन होगा ना, हमेशा एक के मास से कंपेयर कर लेना। ठीक है, इसको 1 एटम भी लिख सकते हो, इसको 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन मॉलिक्यूल वाला देने वाला हूं। सबको क्लियर है ना बेटा? रिपीट कर दो प्राची। देखो प्राची, मैंने क्या बताया? मैंने दो केसेस बना दिए। एक में मैंने यू में ग्राम वेट दे दिया, यू एटॉमिक मास यूनिट वाला जो सबसे छोटू सा होता है। ठीक है, और एक मैंने ग्राम में दे दिया। कभी भी अगर यू में वेट आ जाए ना, यू में, तो क्या करो, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जैसे इसमें हीलियम का पूछा है, हीलियम का, तो हीलियम के एक एटम के वेट से कंपेयर करो। हीलियम के एक एटम का वेट कितना होता है? 4u। तो मैंने क्या किया, 4u एक एटम का वेट है, तो 24u कितने का हो जाएगा? 6 एटम का। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है, तो 25 रुपए में कितने पेन आएंगे? 5 आएंगे ना। तो यहाँ पर भी वही किया है कि एक का वेट 4 है, तो 24 में कितने एटम आएंगे? 6 आएंगे। लेकिन अगर उसने मुझे वेट ग्राम में दे दिया, तो मैं सिंपल मोल कंसेप्ट लगाऊंगा जो मैंने कल सीखा था। मोल्स, मुझे यहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखो मुझे वेट गिवन है, मुझे नंबर पर जाना है। ये अपना ब्रिज है, मैंने बताया था राजा, अपना राजा मोल। तो पहले मैं मास से मोल्स निकाल लूंगा, मोल से नंबर। ठीक है, तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर है। तो बस मैं एन को बीच में हटा दूंगा। बेटा तू हट जा, तूने इन दोनों की शादी करा दी, अब तू भाग। अब मोल बीच में निकल जाएगा, मोल निकल गया बीच में, दोनों इक्वेट डायरेक्टली हो गए। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, बस ये निकाल ले। ठीक है प्राची? ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत पते के हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता कब क्या लगाना है, वो कुछ भी करने लग जाते हैं, उनको लगता है भाई यू से क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, वो ध्यान रखना।
क्वेश्चन अगला दूं, करोगे अगला? चलो भाई, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, पहला 126 HNO3, दूसरा 126 ग्राम HNO3। इसको सोल्व करो, मुझे बताओ। हो गया बेटा? एक पार्ट तो हो गया होना चाहिए अभी तक। जैस्मिन का हो गया। क्या आंसर आ रहा है बताओ पहले का? पहले का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है बेटा, एक बच्चे गलत हो गया। ध्यान से देखो बेटा, किसका गलत हो? जिसने 2 आंसर दिया वो गलत है। देखो भाई, चलो करो करो करो, फिर कराता हूं। देखो ये टाइम वो है जब तुम्हें अपना दिमाग ज्यादा चलाना है, टेपने से ज्यादा। जो बच्चा अपना दिमाग लगा क्वेश्चंस करेगा ना, उसको क्लास के बाद दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है, वो नए क्वेश्चन उठा सकता है। तो यहाँ पर टेपेगा, उसको क्लास के बाद इनको दोबारा करना पड़ेगा, उसके बाद वो नए क्वेश्चन उठाएगा बुकलेट वगैरह के। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ अपने आप ट्राई किया करो। बेटा जी 64। अरे यार बाबा रे बाबा, हो गया? एकता हो गया? प्राची, सक्षम, शुभम, विकांशु, नेहा। चलो भाई सुनो, पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन से करने से पहले। सब इधर देखो, मुझे बताओ, मुझे बताओ एक चीज बताओ, मैं तुम्हें एक चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज करना चाह रहा हूं। मुझे बताओ, तुम तुम्हें जब ये कोरोना आया था, ठीक है कोरोना चल रहा है अभी, जब कोरोना आया था, क्या किसी साइंटिस्ट या किसी डॉक्टर को इसके बारे में कुछ पता था? जब कोरोना आया था सबके लिए क्या था? वो नया था। किसी को उसकी एबीसीडी भी नहीं पता थी, पता ही नहीं था है क्या। बस लोग मर जाते थे, सांस नहीं आती थी, ये था बस, इतनी सी बात देखी थी उन्होंने बस। तो मुझे बताओ उस टाइम पर साइंटिस्ट ने क्या किया? उनके लिए वो नई चीज थी, बिल्कुल नहीं। तो सोचो, अगर साइंटिस्ट को अपना दिमाग दौड़ाना ना आता होता, तो साइंटिस्ट को अगर दिमाग दौड़ाना ना होता, क्या वो नई चीज डिस्कवर कर पाते? जो आज ये वैक्सीन आ रही है, जो दवाई आ रही है, मतलब उसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने अपना दिमाग दौड़ाया। वो दिमाग क्यों दौड़ा पाए? क्योंकि वो बचपन से, जब से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो तब से अपना दिमाग दौड़ा रहे थे। ये ना सोचो कि यार अभी तो हो जाएगा, आगे जाकर तो भाई जॉब लग जाएगी। वहां पर भी उसी को जॉब मिलती है जो अपना दिमाग दौड़ाना जानता हो। आईआईटीएंस और जो एम्स डॉक्टर वगैरह होते हैं, वहां वालों की जल्दी जॉब क्यों लगती है? क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये जहां से आ रहा है ना, जो ये एग्जाम क्रैक करके आ रहा है, वहां पर रट्टा मार के नहीं आया होगा। पक्का अगर इसने क्वालिफाई किया वो एग्जाम या क्रैक किया है, तो पक्का उसने क्या किया होगा, वहां अपना दिमाग लगाया होगा। क्योंकि सिंपल पेपर तो है नहीं कि भाई सब क्लियर कर जाते हैं। मतलब जो वहां पर दिमाग लगाना जानता होगा वही कर पाएगा। अब मानो तुम डॉक्टर के पास चले गए कि सर मुझे ना ये बीमारी है। डॉक्टर ने देखा यार ये तो मैंने पहली बार देखी है, क्या वो ऐसा बोलता है तुम्हें यार कल आना मैं पढ़ के बताता हूँ इसके बारे में? ऐसा तो नहीं करता ना। वो उसी टाइम पर उसके रिएक्ट करता है, तुम्हें उसके बारे में बताता, चाहे पता नहीं होगा उसको, लेकिन वो वहीं पर अपना दिमाग लड़ा के कर जाएगा। मतलब बात यही है, जो तुम्हें दिमाग लड़ाना सीखना है ना, वो इसी लेवल से सीखना है, तो ही आगे जाके तुम्हें जॉब मिलेगी। समझ लो, यहाँ पर दिमाग लड़ाओगे तो ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पर उसको पता है दिमाग लड़ा के है।
ठीक है, तो अपना दिमाग अभी से लड़ाना स्टार्ट कर दो कि मुझे हर चीज पर अपना दिमाग मतलब जोर डालना, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा आंसर बिना सॉल्यूशन देके कोशिश करनी है, तो ही आगे जाके तुम बढ़िया से कॉलेज में जा पाओगे। ठीक है, तो देखो बेटा, आप देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाया, कभी भी अगर यू में वेट गिवन हो तो मुझे एक के मास से कंपेयर करना है, तो यहाँ एक का मास क्या लूंगा मैं, HNO3 का, ऑब्वियसली बात है, जिसका वेट है उसका एक का मास दूंगा। तो मुझे पता है, अच्छे से पता है, 63 ग्राम या 63 यू में एक मोलिक्यूल आता है HNO3 का, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे बताओ 126 यू में कितने आएंगे, दो मोलिक्यूल, इतनी बात समझ रहे हो। अब मैंने वन वाला स्टेप हटा दिया, डायरेक्टली लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, बोलो इतनी बात क्लियर है तुमको। ये मेरा आंसर क्या आया, दो मोलिक्यूल ऑफ HNO3। पूछा क्या एग्जामिनर ने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बताओ, अगर मैं बोलूं मेरे यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कितने लोग खड़े हैं, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कितनी आंखें हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 10 होगा ना। तुम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दोगे ना। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर ने पूछा मेरे से कितने ऑक्सीजन एटम है, अभी तो मैंने निकाला कितने HNO3 है, तो मैं यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, बताओ किससे करूंगा। एक HNO3 के पास कितने ऑक्सीजन है, एक HNO3 के पास 3 ऑक्सीजन है, दिख रहा है देखो, तो दो के पास कितने होंगे, इतने पास। सबको क्लियर है प्राची, बताओ क्लियर है आपको, समझ गए ये वाला स्टेप सारे। ठीक है, अब अगले पर आते हैं, 126 ग्राम। देखो सिंपल है, यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाओ, एन क्या होता है मेरा, एन बाय एन भी होता है, और जो एन होता है मेरा गिवन मास में मोलर मास भी होता है। ठीक है, तो इसको उड़ा दो बीच में से, तो मेरा क्या बन जाएगा, W बाय एम इज इक्वल टू एन बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पर W कितना है 126, मोलिकुलर मास 63, इंटू एन इधर आ गया, ये एन आ गया। ठीक है, तो मेरा कितना बन गया 2Na। लेकिन ये 2Na क्या आया है, 2Na आया मोलिक्यूल्स ऑफ HNO3। मेरे से पूछा क्या उसने, मेरे से पूछा है कितने ऑक्सीजन एटम है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 6Na। देखो फर्क क्या आया, यहाँ Na आ गया, यहाँ Na कुछ भी नहीं आया। आंसर में देखो इतना फर्क आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट दोनों के करने के अलग हो गए। ठीक है भाई, बोलो। ओके, जल्दी करो। जिसने ये कर लिया वो क्वेश्चन लिखेगा, जिसने कर लिया कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules total atoms of each type in इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक आप अपने आप करो अभी अपना लॉजिक लगा के, और एक मैं अच्छा तरीका बताऊंगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है यही चीज ही, लेकिन वो थोड़ा ना मजेदार तरीका है, उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी तुम अपना दिमाग लगाया करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक और तरीका बताऊंगा, ये भी तरीका है जो भी तुम लगाओगे सिंपल मोल कंसेप्ट को यूज करके। एक बार लगाओ, एक बार पहले मैंने पूछा है 1.96 ग्राम H2SO4 है, उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स निकालो पहले। ठीक है, आप देखो कैसे अप्रोच कैसे करते हैं, मुझे उसने वेट गिवन है, देख रहे हो वेट, मतलब उसने मुझे 1.96 ग्राम, तो ये वेट हो गया। पूछा मेरे से उसने नंबर, तो नंबर मेरा होता है यहाँ पर, बीच में कौन आता है, मोल राजा आता है ना वेट बीच में, मतलब पहले मैं यहाँ से ये निकालूंगा फिर यहाँ से ये निकालूंगा। समझ रहे हो, कंसेप्ट को समझना, रट्टा नहीं मारना। मैं ये चीज लगा क्यों रहा हूं समझो, मुझे ये गिवन है, मुझे ये निकालना है, और उन दोनों को कोरिलेट कौन करता है, सिर्फ मोल ही करता है। एकता, एक बार नेट को ठीक है वो करो डिस्कनेक्ट करके, किसी और को नहीं हो रहा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा।
इस क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 2 मिनट, मतलब मैक्सिमम 2 लगने चाहिए। वैसे तो ये 30 सेकंड में भी हो जाए या 1 मिनट, लेकिन मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ उसको करने के लिए। हिंट मैं तुम्हें दे दिया है। क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो नया? ये हैंड रेज ना क्या करो यार सक्षम। बेटा फोर्थ में नहीं है ये मैंने बोला इन 1.96 ग्राम H2SO4, ये सारी चीजें इसमें निकालनी है। 1.96। बच्चे ने आंसर दे दिए, एक दो ने, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, ऐसे ठीक है, डेडिकेशन के साथ पढ़ो। हो गया? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल चीज है, बस एक बार अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, इससे आसान क्वेश्चन तो होते ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की तरफ तो मैं पूरा गया ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला 1.96 ग्राम में पूछा है, तो मुझे गिवन वेट हो गया 1.96 ग्राम। तो देखो मुझे चाहे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना हो चाहे नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, मुझे पहले मोल्स तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स मेरा राजा है और राजा के पास तो घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो पहले मैं मोल्स निकाल लूंगा, कितने आ जाएंगे 1.96 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 98। ठीक है, मोलर मास 98 होता है ना H2SO4 का। ठीक है, तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 100 यहाँ आ गया, 1 पे गया ये 2 पर, तो ये 2/100 मोल्स आ गया। पहले बताओ मोल्स किस किस के सही आए, ये बताओ पहले। मोल्स सारे बच्चों का यही आया, सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मुझे मोल्स मिल चुके हैं, अब मुझे मोल्स से अगर नंबर पर जाना है तो देखो ध्यान से समझना, मेरा जो मोल्स होता है ना वो क्या होता है n/n, तो मेरे n क्या हो जाएगा, n इंटू n होगा या नहीं होगा, इतनी बात बताओ। यहां से समझ रहे हो ना, ये होता है n/n, ये होगा। अब ध्यान रखना, मैं हमेशा ना कभी भी मोल से नंबर निकालना होगा ना, मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने ऐसे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय n, तो समझ जाना मैंने यही किया, n इंटू n मेरा n होता है, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स इंटू n किया, देखो, और n ही आएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिखा करूंगा, बार बार ये चीज नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे, ठीक है, बड़े हो जाओ, ये चीज ना लगाओ बार बार। n इंटू n डायरेक्ट अपने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखो कि दिख जाए कि बस हमने n से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0.02 Na। क्या आएगा ये बेटा, ये मोल्स मेरे किसके थे, ये मेरे मोल्स थे H2SO4 के। ठीक है, तो मेरा नंबर भी किसका आएगा H2SO4 का, और H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है। बताओ इतनी बात क्लियर है, ये बात भी पता होनी चाहिए हमने निकाला क्या है। कई बच्चे ये निकाल देते हैं, उनको समझ नहीं आता हमने ये निकाला ये निकाला ये निकाला। जब वेट मुझे H2SO4 का गिवन है, मोल्स भी मैंने H2SO4 के निकाले, तो नंबर भी मेरा क्या आएगा H2SO4 का, समझ रहे हो, और H2SO4 मेरा मॉलिक्यूल होता है। यहां तक बताओ सबका क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है बताओ। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, मैं यहां से दो तीन चीजें निकालूंगा। अब देखो मैं टोटल एटम्स देखता हूं, मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, इतनी बात बता दो, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम पूछा है, टोटल। देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, एक ये और दो ये, कितने हो गए 7 हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ 0.14 Na। ये क्या आ जाएगा अब एटम्स, मैंने अब एटम्स निकाल दिए टोटल वाले।
इतनी बात क्लियर है? टोटल एटम निकाल दिए, तो मेरा ये पार्ट हो चुका है और ये पार्ट हो चुका है। अब मैंने निकालना है एटम्स ऑफ ईच टाइप। क्या निकालना है? एटम्स ऑफ ईच टाइप। देखो अब मैं यहाँ ईच टाइप निकालूंगा, तो कितना हम सिमेट्रिकली कर रहे हैं, साफ मतलब हर चीज को स्टेप्स को हम समझ सकते हैं इधर। देखो मुझे सबसे पहले मान लो निकालना है हाइड्रोजन, निकालने कितने, फिर सल्फर निकालता हूँ, फिर ऑक्सीजन निकालता हूँ। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है कोई बताएगा? एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो इतने में कितने होंगे? तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, बताओ तो आंसर कितना हो जाएगा? ये क्या आएगा? हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, बताओ आएगा? बिल्कुल उसको सिमेट्रिकली करो ताकि हर एक स्टेप हमें समझ आए। अब देखो सल्फर मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है, तो इतने में कितने होंगे? इतने ही। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 0.02 Na सल्फर एटम्स। ठीक है, अब एटम्स पर आ गया अब। और लास्ट में ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है देखो। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 0.02 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 0.08 Na। ठीक है, यहाँ पर Na भी था ना, तो इस पॉइंट को मैं रब कर रहा हूँ, ऐसे लिख दो जैसे बाकियों को लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना बन जाएगा? 0.08 Na ऑक्सीजन एटम्स। देखो हमारे सारे आंसर्स आ गए, हमारे ये भी आंसर आ गया। अब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। देखो अगर मल्टीप्लाई कर, सॉरी ऐड कर दो अगर, तो ऐड करने में तो टोटल एटम्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अलग अलग को ऐड करके भी टोटल बताएगा, और वो मेरा इसके इक्वल आ जाएगा। अलग अलग को ऐड कर लो, या मैं डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे 0.14 Na आ रहा है, यहाँ पर ऐड करके देख लो, यहाँ पर भी वही आ जाएगा। क्लियर है सबको? इतनी बात बता दो। है आसानी, बस स्टेप्स को समझना है, रट्टा नहीं मारना। जो रट्टा मारेगा उसको दिक्कत होगी। आर्यन बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें 100 बार बताया यही बात कि अगर मुझे वेट गिवन है, नंबर पर जाना है, तो मोल बीच का राजा है, मोल जंक्शन है, तो जंक्शन के पास तो जाना ही है। वेट से मोल पर नंबर पे जाना, तो मोल तो आएगा ही आएगा। तो पहले मैंने बस मोल निकाला है, मोल निकालने के बाद मुझे पता नंबर कैसे निकालता हूँ, देखो इस फॉर्मूले से Na को इधर ले जाऊंगा तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, तो मैंने यहाँ Na से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मोल्स को, तो यहाँ Na आ गया। अब ये मेरे टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए, पहला पार्ट हो गया। अब मुझे पूछा टोटल एटम्स, तो एक H2SO4 में देख लो कितने एटम्स है, तो इतने H2SO4 में कितने होंगे? 7 से मल्टीप्लाई। अरे भाई बात हो गई, एक आदमी के पास 2 हाथ है, तो 20 आदमियों के पास कितने होंगे? 40 होंगे ना। यहाँ पर भी वही है, एक मॉलिक्यूल के पास 7 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे? 7 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही अलग अलग एटम्स की बारी आ गई। अब सब में देख लो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक के पास 2 है, तो इतनों के पास कितना होगा? उससे मल्टीप्लाई। एक के पास 1 है, तो इतनों के पास कितना होगा? 1 से मल्टीप्लाई। एक के पास 4 ऑक्सीजन है, तो इतनों के पास कितने होंगे? 4 से मल्टीप्लाई। और बस ये सारे एटम, आंसर आ गया। ऐड में मैंने वेरीफाई करने के लिए तीनों को ऐड करके देख लिया, क्या वो टोटल के बराबर आ रहा है? अगर आ रहा है तो मतलब हमने सही किया, बस। कर लिया नोट? कर रहे हो अभी? करो करो। कर लिया बेटा? डन? कर दूं रब? एकता हो गया, अभिषेक, राधिका हो गया, जतिन का नहीं हुआ? जल्दी लिखो भाई। भाई ये खुद करना था वैसे, मैंने क्या बोला था? खुद करना है। चलो अगला क्वेश्चन खुद करोगे। अभी मैं इसका एक और अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है? इसको और कैसे कर सकते हैं। जतिन हो गया? चलो भाई, इसका मैं एक और अप्रोच दिखा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से भी करो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और अप्रोच दिखाना जरूरी है, ताकि तुम्हें दोनों अप्रोच आनी चाहिए।
इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा दूसरी अप्रोच से करूंगा, सेम क्वेश्चन लेके। देखना मुझे क्या गिवन है, 1.96 ग्राम H2SO4 था। इससे अगर मैंने मोल्स निकाले थे, देखो ऐसे भी लिखते होते हैं, अगर मोल्स निकालने तो डिवाइड बाय मोलर मास, याद हो जाना चाहिए स्टेप्स। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरो के ऊपर लिख दिया, तो कितना बन जाएगा ये 1/200 मोल्स, ये बना था। अब बेटा ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक H2SO4 है, ये तो पूरा समझा रहा हूँ, इतना लंबा लगेगा इसलिए, वरना बहुत आसान है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ एक H2SO4 है, मुझे बताओ एक H2SO4 के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं। अभी बता चुका हूं, वैसे कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर ना मैं ट्रिपल लाइन लगा रहा हूं, इसका मतलब है बस विच इंप्लाइज, मतलब इसके अंदर, बस ऐसा समझना, इक्वल टू नहीं है ये। एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम, ऐसा लिख दूं, मतलब ये बस उसके अंदर है कि हमने इंग्लिश को शॉर्ट करके साइन बना दिया बस। और मैं ये बोल सकता हूं इस H2SO4 के अंदर एक सल्फर एटम है, बताओ हाँ या ना। और एक H2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहां बोल दूं 2 H2SO4 में बताओ कितने हो जाएंगे, 2 H2SO4 में कितने होंगे, 4, ठीक है, 4 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू 1 सल्फर एटम, 2 इंटू 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पर लिख दूं NaH2SO4, NaH2SO4, Na का मतलब समझते हो, N मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन होंगे, बोलो भाई कितने होंगे, 2 Na, इतनी बात आपको क्लियर है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है, 2 Na, सॉरी 1 Na, ठीक है, 1 Na सल्फर एटम होगा, मतलब Na सल्फर एटम्स, और 4 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे, इतनी बात आपको क्लियर है, क्लियर है ना, कुछ भी नहीं किया। मेरे को जब एक के लिए निकालना था तो 1 से इनको मल्टीप्लाई, 2 के लिए तो 2 से, 3 के लिए तो 3 से, Na के लिए तो Na से। मुझे बताओ मैं NaH2SO4 क्या ये बोल सकता हूं 1 मोल H2SO4, बताओ हाँ या ना। NaH2SO4 का मतलब 1 मोल ही हो गया ना, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि इतने पार्टिकल्स को हम 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। इसको बताओ क्या मैं इसको 2 मोल हाइड्रोजन एटम लिख सकता हूं, 2 Na मतलब 2 मोल, 1 Na मतलब 1 मोल सल्फर एटम लिख सकता हूं, और इसको 4 मोल ऑक्सीजन एटम लिख सकता हूं, तो हाँ या ना। तो बेसिकली मुझे ये समझाना था कि जैसे मैं इसको ये लिख पा रहा हूं ना एटम वाइज, वैसे ही मैं मोल वाइज भी लिख सकता हूं। मुझे ये चीज काम की आनी है, ऊपर वाला कुछ काम का नहीं था, वो तो समझाने वाला पार्ट था। ये वाली बात सब समझ गए हो, इतना तो क्लियर है, बताओ। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन क्वेश्चन हो चुके हैं, देखो 1 मोल में इतना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें बोल देता हूं 1 मोल में इतना है, तो 0.1 मोल H2SO4 में कितने होंगे ये, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं लेट करके, मैंने ये ले लिया 0.1 मोल H2SO4 है, इसमें मेरे कितने मोल आ जाएंगे, 0.2 मोल, ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल, ये कितना हो जाएगा 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं, अभी तुम्हें लेंथी लग रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एंड में तो कुछ भी नहीं करना होता। देखो मान लो यही मेरा क्वेश्चन था, मैंने यहीं से क्वेश्चन बना दिया, ये तो जनरल लाइन है, ये तो हर बार आएगी। अब मान लो मुझे 0.1 मोल गिवन था, ठीक है, मैंने मान लिया 0.1 मोल H2SO4 था, इसको भी भूल जाओ, इसको रहने दो अभी, हम इसी के ऊपर ये तुम अपने आप करोगे, अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया सिंपल करके बस। अब मुझे बताओ 0.1 मोल H2SO4 आ गया, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा। मैं तुम्हें बताया था मोल को अगर Na से मल्टीप्लाई करते क्या मिलता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नंबर मिलता है, समझ रहे हो। तो मेरा क्या आ जाएगा 0.1 NaH2SO4। मुझे बताओ ये 0.1 Na क्या आएगा, एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा। जब ये H2SO4 के मोल्स है तो ये नंबर भी किसका होगा, मॉलिक्यूल्स का। बोलो क्लियर है बेटा,
इतनी बात क्लियर है? मुझे बताओ, इसको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन एटम का नंबर आएगा, क्योंकि मोल्स उसी के, तो क्या बन जाएगा? 0.2 Na हाइड्रोजन एटम। यहां पर अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा? 0.1 Na सल्फर एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए, अलग अलग सब पे नंबर भी निकाल लिए, ठीक है। और अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो तुम इन तीनों को ऐड करके देख लो, यही आ रहा होगा। सुनो, ये तो मेरे मॉलिक्यूल्स आए हैं, अगर इसमें टोटल एटम्स देखने हैं, टोटल एटम्स, ठीक है, अगर मुझे टोटल एटम्स देखने हैं तो मुझे अब क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 7 से। तो कितना बन जाएगा? 0.7 Na टोटल एटम्स। और यहां पे भी ऐड करके देख लो, 0.7 Na बन रहा होगा। मतलब ये एक अलग अप्रोच है जिसको हम यूज कर सकते हैं कोई क्वेश्चन करने में। और ये अभी तुम्हें देख के लेंथी लग रही होगी, पहली बार कर रहे हो, लेकिन ये वाली बहुत आगे काम आती है, क्वेश्चन को शॉर्टकट में कन्वर्ट करती है। इसलिए एक बार ये अप्रोच सिखानी थी, कि टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगी। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, वहां पर अप्लाई करना, ठीक है। तो मैंने ये मैंने गिवन ले लिया था, तो तुमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया अभी, अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना, इस पे। बेटा इस क्वेश्चन पे नहीं लगाना, ये अभी लगाया मैंने। मैंने तुम्हें आसान पहला समझाने के लिए 0.1 मोल ले लिया, ये कुछ ऐसा था ना, ताकि तुम समझ पाओ, ठीक है। तुम्हें ये वाला अपने आप करना है अभी। हो गया? जिसने ये कर लिया ना, वो इस क्वेश्चन को अब कर दो, इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से, पिछले अप्रोच से कर चुके, अब इस अप्रोच को लगा दो। मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीजें निकलवा दी, एग्जाम में इतना कुछ नहीं पूछता, वो एक आधे के बारे में पूछता है, बताऊंगा भी वो क्या पूछता है। ये तो मैंने तुम्हें सबके बारे में निकलवा दिया, इतना तो कोई पूछेगा भी नहीं वो। हमने पहले बड़े वाले ही किया, ठीक है। अब छोटे वाले तुम्हें आसान लगेंगे, ठीक है। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, बस ये ऊपर वाला पार्ट। इस वाले को भी यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये रब कर दो, ये वाला कर सकता हूँ ना, या भी लिख रहे हो? नहीं लिख रहा है जतिन भाई, लिखो भाई। हो गया प्रतीक? चलो बढ़िया। अभिषेक हो गया? क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बेटा सब कुछ निकालना है जो पिछले क्वेश्चन में था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, जैसे यहाँ पर निकाला हमने। ये कर लिया ना सबने? अब तो नोट कर लिया जतिन, हो गया? चलो भाई इसको रब कर रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, आंसर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का।
देखो बेटा मैं दोबारा से लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं कैसे लिखना है, देखो मैंने इतना समझ लिया है, अगर मेरा 1 मोल H2SO4 है, उसमें मेरे 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। मैं एटम नहीं लगा रहा आगे, तुम समझते हो हाइड्रोजन या एटम ही होता है, ठीक है। 1 मोल सल्फर हुआ है, अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, जैसे मॉलिक्यूल चल रहे थे वैसे एटम्स भी, और 4 मोल इसमें ऑक्सीजन एटम होंगे, समझ रहे हो। 1 मोल अगर ये लूंगा तो ये होगा। अब मैंने लिया कितने, 1/200 मोल, ठीक है, 1/200 मोल। अगर ये 1/200 मोल H2SO4 है, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 2 × 1/200 मोल, ये कितने होंगे, और ये कितना होगा, बोलो। इतनी बात क्लियर है, सबने यही किया, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। अब देखो ये मेरा जो मोल आया है, अगर मैं उसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो थोड़ा मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/200 Na मोलिक्यूल्स। पहले पार्ट का आंसर मिल गया तुम्हें, ये रहा पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, 1/100 मोल हाइड्रोजन एटम, ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। और ये मेरा इसको क्या बन जाएगा, इंटू Na कर दूंगा, ठीक है। इसको Na कर दो यहीं पर, कहाँ चला गया, ठीक है। इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, और मेरे को उन्हें तीसरा पार्ट पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। तो मुझे सारे आंसर ये मिल गए, पहले पार्ट का आंसर ये है, दूसरे का ये है, और तीसरे का ये आंसर है, ये तीसरे पार्ट का आंसर, ये दूसरे पार्ट का हो गया, ये पहले पार्ट का। कहां पे बेटा, कहां पर कह रहे हो, बेटा यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, कहां पर जतिन, सही नहीं है क्या सबका, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आया सबका, ये मोल्स गलत कैलकुलेट करे हैं, टू बाई 100 आने थे क्या, 2/100 आने थे, है ना। मैंने पिछले वाला लिख दिया, कर लेना भाई, इसको सही कर लेना, ठीक है। मैंने देखा नहीं, मेरे को ध्यान आया, याद था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1.96 डिवाइड बाई 98, ठीक है। 1 पे गया 2 पे, तो 2/100 आएगा, तो यहाँ पर हर जगह ठीक कर लेना बेटा, ठीक है। तो 2/100 है, तो इसको हर जगह या तो ठीक कर लो, या क्वेश्चन को ऐसा बना लो यार, क्वेश्चन को वही बना लो कि हमने वही मान के चले हुए, ठीक है। तो वो चीज एक बार देख लेना, अप्रोच समझानी थी, तो तुम क्वेश्चन यही बना लो कि तुम्हारा 1/200 मोल था, ठीक है। तुम क्वेश्चन को ऐसे एडिट कर दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो सीखना था, तुमने यहाँ सीख लिया, 1/200 मोल्स मान लो, ठीक है। वेट को हटा दो, बस एक क्वेश्चन था तुम्हारा कि इसके अंदर तुम्हें निकालने थे, ठीक है। यहाँ पर सारा रब करोगे उससे बेटर है क्वेश्चन बदल दो, ठीक। कंसेप्ट तो हमने वही समझना था बस, ठीक है। तो अब एक जो यहीं पर तुम्हें क्वेश्चन करना है, फटाफट बताओगे। क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम Al2SO4 3। इसमें फटाफट बता दो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना बड़ा तो आता भी नहीं, मैं तो एक बार में 5-6 करवा दिए, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता होगा, इसका आंसर दे दो मुझे।
बेटा 27 होता है, 27 एल्यूमिनियम का 27 होता है। इसका मैं मोलिकुलर मास बता ही देता हूँ, 342 ग्राम है इसका मोलिकुलर मास। सक्षम क्या हो गया आज इंटरनेट, क्या कर सकते हैं यार। अंबानी जी का नेट है क्या, अंबानी जी के। देखो बेटा सिंपल हो सकता है, देखो पहले इस गिवन मास से मैं इस अप्रोच से क्वेश्चन करा रहा हूं एक बार, इस अप्रोच से देखो पहले 34.2 ग्राम से मोल्स निकाल लो, कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 0.1 मोल। अब देखो बेटा अगर ये मेरा एक मोल होता है, एक मोल Al2SO4 का 3, उसके अंदर मेरे पास 12 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, देखो एक मोल इसके अंदर 12 है, देखो 4 3 12, ठीक है, तो मुझे बताओ 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 मोल में 1.2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, और इसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएंगे एटम्स 1.2 Na, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस अप्रोच से कराया जो मैं तुम्हें सिखाया था, और तुम इसको अपनी नॉर्मल अप्रोच से भी कर सकते हो जो 9th वाली होती है, जो मैं पहले करा रहा था, ये मैंने इस अप्रोच से सोल्व करके दिखाया कि देखो इससे भी कितना आसानी से हो रहा है। और तुम उससे भी कर सकते हो जिससे मैंने HNO3 वाला कराया था अभी, जो 126 ग्राम वाला था, वो भी एक अप्रोच है, एक ही अप्रोच होगी। अब तुम्हारे पास दो अप्रोच है, जिससे तुम्हें मन करे उससे कर सकते हो। ठीक है, कर लिया नोट। अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम। बेटा अभी तक हमने पार्टिकल्स और उससे कर लिया, अब मैं वॉल्यूम से करूंगा, ठीक है, फ्रॉम है, फ्रॉम वॉल्यूम। देखो बेटा इसको समझने से पहले मुझे इक्वेशन पर क्या पता होना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन। तुम्हें तो ये पता ही होगी, तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है, तुमने इसको बहुत बार यूज किया होगा अपनी 11th 12th में, ठीक है। सिंपल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सबको पता ही है ना, तो इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, ये 11th वालों के लिए होता है सस्पेंस। तो तुम्हें तो इस इक्वेशन के बारे में पता है, यूज भी काफी किया फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, ठीक है, पता तो है ना ये इस इक्वेशन के बारे में, एक होती थी इक्वेशन, ठीक है ना, वो क्लियर है, बताओ। मेन हमें यहाँ पर अब क्या करना है, ध्यान से समझना, कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में ध्यान देना है। देखो प्रेशर पी क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, ये प्रेशर होता है, सबको पता है ना। वी क्या होता है, वॉल्यूम। एन क्या होता है, मोल्स। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है, टेम्परेचर, जो कि हम हमेशा केल्विन में लेंगे, ठीक है। गैस कांस्टेंट की दो वैल्यूज लेते हैं हम, एक 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक रहता है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। दो वैल्यूज होती है, ये भी तुम्हें पता ही है। कुछ इंटर कन्वर्जन है, वो देख लो एक बार। 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, ठीक है, और जो मेरा 1 एटीएम होता है, ये कुछ इंटर कन्वर्जन है, वो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। मेरा जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है, और वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। मतलब इंटर कन्वर्जन है, इसका मतलब 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल है। छोटी छोटी इंटर कन्वर्जन है जो तुम्हें पता भी होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, ताकि तुम्हारी इंटर कन्वर्जन में काम आए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरी इंटर कन्वर्जन होगी है। जहां से मुझे एक और चीज पता चली, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक और मिल गया। मतलब छोटी छोटी सी इंटर कन्वर्जन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए सारी, ठीक है, काम आती रहती है बार बार। एक दो और होती है, वो भी लिख लेना, ठीक है। वो क्या होती है, 1 atm
इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है, विच इज इक्वल टू 760 टोर। तो ये सारी मैंने लिखी है ना, ये इन सबको लिख लेना, कहीं ना कहीं चैप्टर में काम आएगी, इस नहीं तो दूसरे में, ठीक है। तो आगे दोबारा ही बताऊंगा, लेकिन अभी जितना बता रहा हूँ उतना भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, सारी यूनिट कन्वर्जन है। लिख ली सबने? बता दो भाई, सक्षम लिख ली? मोहित लिख रहे हो? लिखो लिखो। हो गया बेटा जतिन? बेटा mmHg 760 mmHg, जो कि 760 टोर के इक्वल होता है। ये चीजें तुमने पता पढ़ी होगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा। मतलब 11th-12th में एक बार देखी तो होगी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे कंसेप्ट की बात है, ये तो यूनिट कन्वर्जन है, जो एक फिजिक्स का पार्ट है या मैथ्स का मान लो। कर लिया नोट? चलो भाई, कर लिया मोहित? कर रहे हो अभी? बस एक लास्ट चीज बतानी है, उसके बाद बस बंद करते हैं। देखो, लास्ट चीज है जो सबसे काम की चीज है, मैंने इक्वेशन इसलिए बताई है, वरना मैं इक्वेशन बताता ही ना, ठीक है। ध्यान रखना, मेरी कंडीशन होती है दो, एक एसटीपी और एक एनटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये है मेरा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी दो टाइप की है, एक ओल्ड एसटीपी कंडीशन और एक न्यू। मतलब अब ये चेंज हो गई है थोड़ी सी, अभी नहीं, मतलब कि जब तुम पैदा ही हुए थे तभी चेंज हुई थी, मतलब, लेकिन फिर उसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ओल्ड एसटीपी कंडीशन क्या कहती थी कि मेरा जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो प्रेशर होगा वो होगा मेरा 1 atm। ये ओल्ड कंडीशन थी। न्यू कंडीशन कहती है मेरा टेम्परेचर तो अभी भी वही है, लेकिन जो प्रेशर है वो मेरा 1 बार होगा। और तुम्हें पता है 1 बार और 1 atm में ज्यादा फर्क नहीं है। 1 atm किसके इक्वल होता है? 1.013 बार। मतलब लगभग सेम है, लेकिन फिर भी एटीएम ज्यादा बड़ी यूनिट है एज कम्पेयर टू बार, थोड़ी सी बड़ी है। देखो, इतनी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। तो ये मेरी न्यू कंडीशन होगी, मतलब फर्क क्या आ गया यहाँ पर? फर्क आ गया, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशंस क्या है? नॉर्मल है टेम्परेचर यार, वो चेंज होता रहता है। नॉर्मल मतलब है रूम टेम्परेचर होता है। कई बार वो तुम्हें 18 डिग्री सेल्सियस दिख जाएगा किसी बुक में, कई बुक में 20 डिग्री होगा, कई बुक में 25 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर है वो 1 atm में होता है। तो ये कंडीशंस को ध्यान रखना। कल इसके आगे मैं इसके मोलर वॉल्यूम नहीं करवाऊंगा, इसको समझाऊंगा कहां से आई वो वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको कल मेरे को यूज करना है, तो इसको लिख लो फटाफट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कल कि कैसे हुआ ये, क्या मतलब क्या यूज है इसका। आज तो बस मैंने कंडीशंस लिखवा दी है, कल इसको मैं क्या यूज करूंगा आगे, फिर समझाता हूँ। बेटा नोट्स जरूर भेज दिया करो क्लास के बाद।
बेटा एनटीपी के तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, एनटीपी का यूज क्या होगा मैं तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है, क्या लेना है वो सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये भी कल बताऊंगा, अभी बस लिखवाया है, कल बताऊंगा ये कब लेना है, ये कब लेना है, ये कब लेना है, तीनों चीजें बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है, लेकिन वो कल अभी टाइम नहीं है, ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तुम्हारी भी होगी, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, हो भी नहीं पाएगा अभी आगे हो। क्या हो गया, ठीक है, कल बताऊंगा सारा, ये पूरा बताऊंगा, टेंशन ना लो।